औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पीपीएससी लेक्चरर साइकोलॉजी के सिलसिले में पहले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हम पहला लेक्चर फंक्शनलिज़म से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को ग्रीक फ़िलासफ़ी और स्ट्रक्चरलिज़म और इन तमाम जो हमारा इससे पहले का जो पीरियड था उसके बारे में भी एक ब्रीफ लेक्चर तैयार करूँगा। तो आज का हमारा पहला लेक्चर फंक्शनलिज़म के हवाले से है। इसमें आपके सामने मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट फिगर्स जो कि फंक्शनलिज़म का जो एरिया है, फंक्शनलिज़म का जो पीरियड है, उसके अंदर जो भी जिन जिन लोगों की कंट्रीब्यूशंस थी, जिन लोगों की थेरीज़ थी और जो भी नाम थे, बड़े नाम थे फंक्शनलिज़म के अंदर, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि कोई पॉइंट ऐसा ना रह जाए फंक्शनलिज़म के हवाले से जो आपके माइंड से ना गुज़रा हो और आपको ना पता हो। तो सबसे पहले फंक्शनलिज़म की डेफिनेशन हम देखते हैं कि ये डार्विन का इन्फ्लुएंस इस पे बहुत ज़्यादा था। जो स्कूल ऑफ फंक्शनलिज़म था उसने ज़ोर दिया था कॉन्शियसनेस के रोल पर और बिहेवियर के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के हवाले से। यानी हमने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में जो माहौल है उसके अंदर जिसमें हम रहते हैं उसको अडेप्ट करने में हमारे कॉन्शियसनेस का और बिहेवियर का क्या किरदार है। यानी सिंपल वर्ड्स में हमारा जो माइंड है वो किस तरह से फंक्शन करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है। जेम्स मैकिन कैटल, जिसको कैटल जेम्स मैकिन, इनका जो पीरियड था 1860 टू 1944 का था। इन्होंने फंक्शनलिस्ट साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और इन्होंने अप्लाइड साइकोलॉजी को प्रमोट किया। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट्स आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए, इनको आपने ज़्यादा नोट करना है कि जेम्स मैकिन कैटल का किरदार कहाँ कहाँ पे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने फंक्शनलिज़म को प्रमोट किया, रिप्रेजेंट किया और इसके अलावा इन्होंने अप्लाइड साइकोलॉजी को प्रमोट किया। उसके बाद विलियम जेम्स का आ जाता है। विलियम जेम्स ने जो है वो इंस्ट्रूमेंटल इनका था फंक्शनलिस्ट जो साइकोलॉजी के अंदर, और जेम्स ने जो उनका जोर था, उनका एम्फेसिस था, वो था फंक्शन ऑफ बोथ कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर के ऊपर। इसके लिए जो ओनली वैलिड जो क्राइटेरिया था किसी भी एक थ्योरी को एवेलुएट करने के लिए, थॉट को या एक्ट को, वो था कि ये काम कैसे करता है। यानी हम किसी भी थ्योरी को या थॉट्स को या एक्ट को कब एवेलुएट किस तरह से कर सकते हैं कि वो काम कैसे करता है। तो इन्होंने जो प्रैग्मेटिज्म थ्योरी है एजुकेशन की, उसके ऊपर ज़्यादा इन्होंने काम किया और उसको लेकर चले। इनका क्लेम था कि जो साइकोलॉजी है उसको साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक प्रोसीजर्स दोनों को ऑप्ट करना ज़रूरी है। इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पर समटाइम्स वन मस्ट बिलीव इन फ्री विल, यानी इनफरादी तौर पर किसी को एक फ्री विल पे बिलीव करना ज़रूरी है और दूसरे वक़्त में उसको डिटर्मिनिज़म के पे भी ज़रूरी है। यानी एक दफ़ा तो बंदा इंसान अपने आप को कभी तो उसका फ्री विल हो जाता है, अपना फ्री विल दे, अपने आप को आज़ाद ख्याल करे, अपनी सोच को आज़ाद करे, और दूसरा लम्हे वो फिर उस पर डिटर्मिन हो जाए। इसके बाद ऑडियो मोटर थ्योरी ऑफ बिहेवियर थी, ये जेम्स ने पेश की। ये भी याद रखिएगा, थ्योरी क्या थी कि आइडियाज़ जो हैं वो बिहेवियर की वजह होते हैं, आइडियाज़ कॉज बिहेवियर, एंड हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने बिहेवियर को अपने आइडियाज़ पर कंट्रोल करके। ठीक है जी, ये है आइडियो मोटर थ्योरी ऑफ बिहेवियर जो कि विलियम जेम्स ने पेश की थी। कार्ल जॉर्ज लैंग, जिसको हम CG लैंग भी पढ़ते हैं, कार्ल लैंग, जेम्स लैंग, दोनों ने इकट्ठे काम किया था और इन्होंने जेम्स लैंग थ्योरी भी पेश की थी इमोशंस की, वही वाली ये लैंग है। तो इन्होंने जेम्स के साथ काम किया
इन्होंने थ्योरी पेश की कि जो इंसान के इमोशनल एक्सपीरियंस है वो उसके बिहेवियर को फॉलो करता है, यानी जैसा बिहेवियर होगा वैसे ही इमोशन होंगे। तो ये जेम्स लैंग का जो थ्योरी थी बाद में ये वजूद में आई इमोशंस की, और वो विलियम जेम्स और कार्ल लैंग जो था, जॉर्ज कार्ल लैंग, उनके इश्तराक से हुई। सेल्फ इस्टीम, जेम्स ने कहा था कि इंसान कैसे सोचता है अपने बारे में, वो बेस करता है उस चीज़ को अटेम्प्ट करने की सक्सेस के ऊपर, यानी उसकी सक्सेस की रेशो क्या है उस चीज़ को अटेम्प्ट करने में। हम अपनी सेल्फ इस्टीम को इंक्रीज़ कर सकते हैं किस तरह से करके, किसी काम को कामयाबी से मुकम्मल करने से या उसके लिए कम से कम कोशिश करने से। ठीक है जी, किसी भी काम के लिए कम से कम कोशिश करेंगे तो फिर, और जब कोशिश करेंगे तो भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे और कामयाब कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर सेल्फ़ इस्टीम, यानी सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब भी अभी किसी काम को करने के लिए जाएं तो उसके लिए पहले से भरपूर तैयार होके जाएं, तो फिर आपके अंदर सेल्फ़ इस्टीम बढ़ती है। अगर आप तो उसके लिए तैयारी नहीं करते हैं और किसी काम को करने के लिए जाते हैं और उसमें आप नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि आपकी सेल्फ़ इस्टीम कम हो जाती है और आप कहते हैं कि मुझसे कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बहुत मशहूर एक टर्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि विलियम जेम्स ने पेश की थी। और जेम्स ने डिस्क्राइब किया था कि माइंड जो है वो कंसिस्ट होता है एवर चेंजिंग स्ट्रीम ऑफ इंटर रिलेटेड पर्पसिव थॉट्स। ठीक है जी, यानी हर वक्त इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, एवर चेंजिंग स्ट्रीम्स होती हैं हमारे इंटर रिलेटेड पर्पसिव थॉट्स की, यानी जो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट भी करती हैं और उन थॉट का एक मकसद भी होता है। ठीक है जी, और वो एवर चेंजिंग होता है, एवर चेंजिंग स्ट्रीम्स होती हैं, बजाय इसके कि वो कोई स्टैटिक एलिमेंट है जो कि हम एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं। तो जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट ने जिस तरह से उसको बयान किया था, कि उन्होंने स्ट्रक्चर को बयान किया था, तो ये उसके अगेंस्ट थे और इन्होंने स्ट्रीम कॉन्शियसनेस की थ्योरी पेश की थी कि ये इंसान के अंदर जो थॉट्स होते हैं वो इंटर रिलेट होते हैं, ओवर चेंजिंग होते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते। एक इनका था जी सेल्फ एज नोयर। सेल्फ एज नोयर का मतलब है कि हमारा जो प्योर ईगो है, जो कि अकाउंट करती है हमारी पर अवेयरनेस को, ठीक है जी, तो ये जी मटेरियल सेल्फ के साथ जो हमारी मटेरियल एम्पिरिकल सेल्फ जो है वो हमारी मटेरियल सेल्फ है। यानी ये हमारी जेम्स ने जो थ्योरी पेश की उसमें 3 सेल्फ्स बयान की थी। एक एम्पिरिकल सेल्फ थी जो कि मटेरियल सेल्फ है, और दूसरी जो स्पिरिचुअल सेल्फ थी, और एक सोशल सेल्फ थी। ये 3 उन्होंने जो है वो इंसान के अंदर की जो है सेल्फ के हवाले से बात की थी। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्फ्स, होता है एम्पिरिकल सेल्फ, स्पिरिचुअल सेल्फ और सोशल सेल्फ। ठीक है जी, तो यहाँ पे एम्पिरिकल सेल्फ का मतलब है मटेरियल सेल्फ। तो सेल्फ जो है वो हमारे जानने का ज़रिया होती है। तो इसीलिए ये उन्होंने प्योर ईगो वो कहता है कि वो उसके अंदर इंसान की जो अवेयरनेस होती है अपनी एम्पिरिकल सेल्फ के बारे में। रेडिकल एम्पिरिसिज्म क्या है? जेम्स का जो कंटेंशन था, फोकस था कि तमाम जो कंसिस्टेंट जो कैटेगरीज़ होती हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की, वो वर्दी होती हैं, वर्दी ऑफ स्टडी, यानी उनकी अहमियत होती है, उनका मुताला करना ज़रूरी है। वेदर और नॉट दे आर एमेनेबल टू द मेथड ऑफ साइंस, यानी वो साइंस के मेथड के लिए ज़रूरी हो या ना हो। वैसे एमेनेबल का मतलब होता है टू रेडी, तैयार होना, यानी वो हमारे मेथड ऑफ साइंस के लिए तैयार हैं या नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको स्टडी करना ज़रूरी है। यानी बेसिकली जो रेडिकल एम्पिरिसिज्म का मतलब है कि जो भी हमारी कैटेगरीज़ हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की वो इम्पोर्टेंट है, उनको स्टडी करना ज़रूरी है। एम्पिरिकल सेल्फ से यहाँ पे मुराद जो विलियम जेम्स ने बात की थी, जो कि इंसान की हर चीज़ पर मुश्तमिल है, जो एम्पिरिकल सेल्फ है। जैसे अभी हमने बात की जो मटेरियलिस्टिक सेल्फ है,
ये मटेरियल सेल्फ के ऊपर है, और ऑल ऑफ वंस मटेरियल पोजीशन तमाम के अंदर हमारे ज़ाहिर है। दूसरी सोशल सेल्फ है, जैसे मैंने पहले बात किया कि आपको बताया कि इंसान की सेल्फ जो कि नाउन बाय अदर्स, ठीक है, जो दूसरे हमारे बारे में कहते हैं वो इंसान की सोशल सेल्फ है। और जो स्पिरिचुअल सेल्फ है, ऑल ऑफ विच अ पर्सन इज़ कॉन्शियस, हर वो चीज़ जिसके बारे में इंसान खुद से अवेयर होता है, जिसका उसे पता होता है, वो उसकी स्पिरिचुअल सेल्फ होती है। अडेप्टिव एक्ट क्या होता है? कैज़ की ये टर्म है, ठीक है, कि ये फॉर यूनिट ऑफ बिहेवियर विद 3 कैटेगरीज, ठीक है, 3 कैटेगरीज का एक यूनिट कैर ने बनाया, एक अ नीड एंड एनवायरनमेंट सेटिंग्स और रिस्पॉन्स डेट सेटिस्फाइज द नीड, और एक वो रिस्पॉन्स जो कि हमारी ज़रूरियात को सेटिस्फाई करता है। तो इसको कहा जाता है, ये यूनिट ऑफ बिहेवियर के लिए है जी। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये कैर ने इसको डेवलप किया था एडेप्टिव एक्ट को। उसके बाद नाम आता है जेम्स रोलैंड एंजल्स का, या जिसको एंजल जेम्स रोलैंड 1869 टू 1949 का था, बतौर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इन्होंने जो था, और ये चेयरमैन रहे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, 25 साल तक ये उसके चेयरमैन रहे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फंक्शनलिज्म को प्रमोट किया। अप्लाइड साइकोलॉजी की बात आती है तो अप्लाइड साइकोलॉजी, जैसे आप पहले जानते हैं कि ये यूज़फुल है सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। अप्लाइड साइकोलॉजी का मकसद ही जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और प्योर साइकोलॉजी का मकसद थ्योरी डेवलप करना है, उन प्रॉब्लम्स का पता लगाना है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उन्होंने अपोज किया था प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, लेकिन मोन्सबर्ग ने और उसके बाद आने वालों ने जो है वो इस पर जोर दिया, यानी इसको अप्लाई किया। तो उसके बाद मेरी वाइटन कैल्किंस का नाम आता है। इनका जो पीरियड था 1863 टू 1930 था जी। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करती थी पीएचडी की हार्वर्ड में, लेकिन इनको डिग्री नहीं दी गई थी क्योंकि ये खातून थी। पहले ये सूरत हाल भी थी, और लेकिन इन जो है रिस्ट्रिक्शंस के बरक्स कॉल्किंस ने हिम्मत नहीं हारी, बहुत मेहनत की, और इनका कंट्रीब्यूशन था वर्बल लर्निंग के ऊपर, मेमोरी के ऊपर और सेल्फ साइकोलॉजी के ऊपर। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इनकी इन्हीं खिदमात के सिलसिले में और इन खिदमात की वजह से ये जो थी द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1905। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर में, आपसे आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है जी। तो आपने ये नाम याद रखना है, मेरी वाइटन कॉल्किंस। उसके बाद हार्विक कैर आता है, जिसका भी हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने पीछे जो थी थ्योरी जो थी वो पेश की थी, जिसको अडेप्टिव एक्ट की हम बात कर रहे थे। तो हार्वे कैर जो थे, इनका 2 दौर था, 1873 टू 1954 था। इनका जो एक अर्ली फंक्शनलिस्ट में इनको शुमार किया जाता है, और इनका ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से था। केनीथ बेनक्रॉफ्ट क्लार्क 1914 टू 2005, ये रीसेंट साइकोलॉजिस्ट जिनका 1914 से 2005 तक इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। इन्होंने अपने कोलीग्स के साथ मिलकर रिसर्चेस की, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रंस। तो जो सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रंस होती है, यानी जो बच्चों की अलहदगी होती है, पेरेंट्स अलहदगी के जो इश्यूज़ होते हैं, वो सारा उसके ऊपर इन्होंने काम किया, और कि उसके इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में। और इनकी जो रिसर्च का एक पोर्शन था वो 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो साइट किया, उसको साइटेशन की, उसको लिया, और उन्होंने इस पे जो एंडेड था वो था कि जो लीगल बेस है फॉर सेग्रीगेटेड एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बाकायदा उसको रिकमेंड किया गया, वहाँ पर उस स्टडी को वहाँ पे ऑप्ट किया गया। तो क्लार्क जो था वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द APA इन 1970। तो आप ये भी इस पे आ सकता है क्वेश्चन। ये 2 तरह से इसमें पॉइंट्स बन जाते हैं कि एक सेग्रीगेशन के ऊपर किन्होंने काम किया जी, सेग्रीगेशन ऑफ द चिल्ड्रंस,
तो आपने वहाँ पे नाम लिखना है, या कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्लार्क आ जाता है, या फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ APA कौन थे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कनेक्शनिज्म क्या होता है? ये एक टर्म है जो कि थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंदर डिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि इसका जो कंसर्न है वो न्यूरल बॉन्ड्स के साथ है या कनेक्शंस के साथ है, जो कि एसोसिएट करते हैं हमारी जो सेंस इम्प्रेशंस होते हैं और इम्पल्सेस होती हैं एक्शंस की, उनके लिए। तो इसलिए इसको कनेक्शनिज्म दिया जाता है। तो ये थॉर्नडाइक की जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसके अंदर कनेक्शनिज्म है, यानी बेसिकली हमारे माइंड्स के अंदर जो कनेक्शंस, न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से हमारा माइंड जो है वो फंक्शन करता है। जॉन डेवी का नाम जी बहुत मशहूर फंक्शनलिस्ट है। जॉन डेवी, इनका पीरियड 1859 टू 1952 था। पीरियड्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि 1859 में पैदा हुए, 1952 में माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र पाई है जी। और इसके अलावा ये की पर्सन थे इन द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनलिज्म, और इनका जो इनकी जो फंक्शनलिज्म की जो फॉर्मल बिगनिंग थी स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म की, वो थी 1896। उनकी जो पब्लिकेशन थी डेविस, जो आर्टिकल था वो रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी, उससे वहाँ से वो बिगनिंग होती है। फॉर्मल बिगनिंग जो होती है वो 1896 से ही हो जाती है। ठीक है जी। तो ये जॉन डेवी था, उनका आर्टिकल, ठीक है, कब शाया हुआ। उसके अलावा डायनेमिक साइकोलॉजी की ब्रांच है जो सजेस्ट की थी वर्डवर्थ ने, डेट स्ट्रेस द इंटरनल वेरिएबल डेट मोटिवेट ऑर्गेनिज्म टू एक्ट। ठीक है, यानी वो वेरिएबल जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को मोटिवेट करते हैं एक्ट करने के लिए, उसकी स्टडी जो है उसको डायनेमिक साइकोलॉजी का नाम दिया गया। ये भी आप लोगों की एक नई चीज़ होगी। फोरेंसिक साइकोलॉजी का आगाज़, जब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब भी फोरेंसिक का नाम आए तो आपने मोन्सबर्ग का नाम ज़रूर याद रखना है। मोन्सबर्ग, ठीक है, उन्होंने, ठीक है, मोन्सबर्ग ने इस पे काम किया बहुत ज़्यादा। और जैसे हमने पहले उनका अप्लाइड में नाम लिया, तो अप्लाइड साइकोलॉजी उन्होंने फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर उसको ऑप्ट किया। द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू लीगल मैटर्स, तो मोन्सबर्ग ने इज़ कंसिडर द फर्स्ट फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, पेपर में आ सकता है पॉइंट में कि हु इज़ कंसिडर द फर्स्ट फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। तो बहुत से नाम होंगे, आपने बगैर किसी हिचकिचाहट के मोन्सबर्ग पे क्लिक कर देना है जी। तो हैबिट्स, दोज लर्नड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट जेम्स एंड अदर बिलीव्ड वर वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, जो कि सोसाइटी में फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको जो है वो हैबिट्स कहा जाता है। बेसिकली ये पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, और ये हैबिट्स की जो टर्म थी वो यूज़ की थी जेम्स ने। उसके बाद स्टैनले हॉल का नाम आ जाता है जी। 1844 से 1924 तक इन्होंने फर्स्ट US एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री कायम की थी US के अंदर। ठीक है जी, पहले वो लिप्सिंग के अंदर हुई थी जर्मनी में, ठीक है, वो नहीं, विलियम बॉन्ट वाली, ये हॉल, स्टैनले हॉल ने अमेरिका में इस्टेब्लिश की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे विलियम बॉन्ट का नाम भी होगा। तो फाउंडेड एंड बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इन्होंने ही अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाई, यही उसके फाउंडर थे। और इन्होंने फ्राइड को इनवाइट किया था क्लार्क यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देने के लिए। हॉल जो था उन्होंने हेल्प की साइको एनालिसिस के अंदर, हेल्प साइको एनालिसिस रिसीव इंटरनेशनल रिकग्निशन, कि जो साइको एनालिसिस था वो इंटरनेशनल, उसकी रिकग्निशन में इनका बहुत ज़्यादा हाथ है। इसके बहुत सारे जो बिलीव्स थे वो कंटेन करते हैं 2 वॉल्यूम बुक के अंदर। और इन्होंने जो एडोलेसेंस के ऊपर लिखी थी उस पे, लेकिन वो बाद में उसको इनकरेक्ट कंसिडर किया गया। ठीक है जी, लेकिन फिर भी जो इनका काम था उसको अब भी देखा जाता है और दिया एफर्ट्स जो थी एजुकेशनल चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकोलॉजी के अंदर और पेरेंट एजुकेशनल और चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर। आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र का मतलब ये थॉर्नडाइक की बेसिकली कनेक्शन था, जिसमें उसने कहा था कि जो लर्निंग है वो ट्रांसफ़र होती है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में।
और वो उसको डिटरमिन करती है सिमिलरिटी बिटवीन द टू सिचुएशंस, वो दोनों सिचुएशन के दरमियान कितनी सिमिलरिटी है। इसे आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र कहा जाता है, जो कि थॉर्नडाइक ने पेश की थी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन है, जिसमें कि अफराद की सिलेक्शन शामिल है, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, इसमें इक्विपमेंट डिज़ाइन करने हैं, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, या प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग है। तो मॉन्सबर्ग इज़ यूजुअली कंसिडर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। तो मॉन्सबर्ग को फर्स्ट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी कंसिडर किया जाता है, ये भी नोट कीजिए, ठीक है। पहला उन्हें फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी तस्वर किया जाता है और उसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी तस्वर किया जाता है। जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन है, ये आपको याद है अच्छी तरह से कि लोग कब रिस्पॉन्ड करते हैं, जब इमोशनल एक्सपीरियंसेस वो उनके अंदर आते हैं, यानी पहले वो इमोशनल एक्सपीरियंसेस को फील करते फिर वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है जी। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम पहले दौड़ते हैं, उसके बाद हम खौफज़दा होते हैं। तो जी इस थ्योरी की जो बयान किया था वो विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने पेश किया था। उसके बाद लॉ ऑफ डिसयूज़ है, ये लॉज आ जाते हैं जी, थॉर्नडाइक्स के ये लॉज हैं। लॉ ऑफ डिसयूज़ है, इनफ्रीक्वेंटली यूज़ एसोसिएशन बिकम वीक, जिस चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं करते उनका यूज़ नहीं होता, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इन्होंने ये जो थॉर्नडाइक ने डिस्कार्ड किया था दिस लॉ 1929 में। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है, थॉर्नडाइक वो कहता है कंटेंशन दैट रिवार्ड स्ट्रेंथन एसोसिएशन, के जो रिवार्ड्स होते हैं वो एसोसिएशन को स्ट्रेंथन करते हैं, जबकि पनिशमेंट जो होती है वो उसको वीक करती है। इसको लॉ ऑफ इफेक्ट कहा जाता है। बाद में थॉर्नडाइक ने इसको रिवाइज किया लॉ और इसमें स्टेट किया, बयान किया कि जो रिवार्ड है वो स्ट्रेंथन एसोसिएशन, बट पनिशमेंट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन दैम, कि पनिशमेंट का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये जी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है, ठीक है जी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज था थॉर्नडाइक ने पेश किया था, और इसमें उसने कहा था कि जो स्ट्रेंथ है एसोसिएशन की वेरिड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसोसिएशंस यूज़, कि जो आप एसोसिएशंस यूज़ करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उस पर डिपेंड करती है। तो ये इसके लॉस थे। लॉ ऑफ यूज़ आ जाता है थॉर्नडाइक का, कि उन्होंने कहा था कि मोर ऑफ एन एसोसिएशन इज़ मेड द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स, यानी जितना हम किसी भी एसोसिएशन को बनाते हैं उतना वो स्ट्रॉन्ग होती है। ये थॉर्नडाइक। लेकिन थॉर्नडाइक ने ये तमाम जो रूल्स थे बाद में लॉ ऑफ इफ़ेक्ट जो है उसको चेंज कर दिया था, और ये ज़्यादातर रूल्स जो थे उन्होंने ख़त्म कर दिए थे, ये लॉज जो थे उनको डिस्कार्ड कर दिया था 1929 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हेन थॉर्नडाइक डिस्कार्डेड हिज लॉज, तो आपने 1929 उसको करना है। उसके बाद मॉर्गन, लियोड कॉनवे मॉर्गन नाम आता है, इन्होंने काम किया था, कंपैरेटिव साइकोलॉजिस्ट थी बेसिकली। कंपैरेटिव साइकोलॉजिस्ट, इनका जो बिलीव था कि कॉन्शियसनेस जो होती है हमारी एनिमल स्पीशीज़ के अंदर, उसके अंदर ग्रेडेशन पाई जाती है, यानी इन्होंने ज़्यादातर एनिमल्स के ऊपर काम किया, और ये इन मॉर्गन का काम था। इसके बाद मॉर्गन ने एक रूल पेश किया था जिसको मॉर्गन कैनन कहा जाता है। मॉर्गन कैनन बेसिकली एनिमल बिहेवियर के साथ रिलेट करता है, जो कि बयान करता है कि इसको जितना सिंपली हो सकता है उतना सिंपली बयान करना चाहिए एनिमल बिहेवियर को। और ये बेसिकली मॉर्गन जो था, इनको जो है मॉर्गन से रूल, इनको एक ये बेसिकली मॉर्गन जो था एक ब्रिटिश जो साइकोलॉजिस्ट था, और इस रूल को जो है लियोड मॉर्गन्स कैनन भी कहा जाता है, यानी इसको मॉर्गन कैनन्स, लियोड मॉर्गन कैनन्स भी कहा जाता है। उसके बाद जी ह्यूगो मॉन्स्टबर्ग का जो हम नाम पहले सुनते आ रहे हैं, कई दफ़ा उसका जिक्र हुआ, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी जो थी कंट्रीब्यूशन था अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंदर, और इनका जो क्लिनिकल फॉरेंसिक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा नाम है मॉन्स्टबर्ग का, और इन्होंने ही अप्लाइड साइकोलॉजी को क्रिएट किया, यानी बेसिक जो क्रिएटर हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के वो मॉन्स्टबर्ग हैं। पेयर्ड एसोसिएशन, एसोसिएट टेक्निक क्या होती है जी, जो स्टिल हमारी वाइल्ड यूज़ मेथड है इन्वेस्टिगेटिंग वर्बल लर्निंग, इसको कॉल्किंस ने इन्वेंट किया था। ये जो कहता है कि पीयर्स होते हैं, पीयर्स
ऑफ स्टिमुलस मटेरियल आर फर्स्ट प्रेजेंटेड टू सब्जेक्ट, यानी वो किसी भी शख्स के सामने स्टिमुलस के जो पेयर्स हैं वो पेयर मटेरियल्स वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसके बाद उसके जो है वो सेवरल एक्सपोजर्स उसको करवाए जाते हैं। सिर्फ इसमें एक जो मेंबर होता है पेयर का इज़ प्रेजेंटेड, only one member of the pair is presented and the subject is asked to recall the second, कि उसमें दूसरे को वो रिकॉल करें। यानी पहले पेयर्स दिया जाता है स्टिमुलस का, और बाद में उसको बार जो है वो उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है, और कई एक्सपोजर्स के बाद यानी कई दफ़ा दिखाने के बाद फिर एक ही उसको जो है वो स्टिमुलस मटेरियल का जो है वो पेयर दिखाया जाता है उसका। तो फिर उसके बाद वो दूसरे को कहा जाता है कि इसको रिकॉल, इस प्रोसेस को पेयर्ड एसोसिएट टेक्निक कहा जाता है, यानी पेयर्स को एसोसिएट करने की टेक्निक। प्रैग्मेटिज्म है जी बिलीफ दैट यूजफुलनेस इज़ द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग द वैलिडिटी ऑफ एन आइडिया, कि जो यूज़फुलनेस है किसी भी चीज़ की, बिलीफ के जो यूज़फुलनेस है वो बेस्ट क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ की वैलिडिटी को या आइडिया को वैलिडिटी को डिटरमिन करने के लिए कि वो कितना यूज़फुल है। तो वो जो चीज़ जो ज़्यादा यूज़फुल है वो बेहतरीन आइडिया है। इसको प्रैग्मेटिज्म स्कूल कहा जाता है। ये हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर एक बेसिकली एक फ़िलासफ़ी, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है प्रैग्मेटिज्म की। पज़ल बॉक्स है जी द एक्सपेरिमेंटल चैम्बर, जो कि थॉर्नडाइक ने जिसको यूज़ किया था, और इसका मकसद था एनिमल्स बिहेवियर को स्टडी करना, तो उसको पज़ल बॉक्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी, इसका दो इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया पज़ल बॉक्स को, दूसरा ये है कि इसका मकसद क्या होता है। तो ये एनिमल्स की स्टडी के उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए होता है। रिकैपिचुलेशन थ्योरी, इसको हॉल्स ने डिस्क्राइब किया था इस थ्योरी को, और इसमें था कि जो हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन की तमाम जो स्टेजेस होती हैं वो रिफ़्लेक्ट करती हैं इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंसान की जो लाइफ होती है उसमें उसकी जितनी भी जो स्टेजेस होती हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की वो उसको रिफ़्लेक्ट ज़रूर करती हैं। तो रेसिप्रोकल एंटागोनिज़म क्या था, ये मॉन्स्टर का मेथड था, ये ट्रीटिंग मेंटली डिस्टर्ब इंडिविजुअल्स के लिए, जिसको उन्होंने स्ट्रेंथन किया थ्रू एंटागोनिस्टिक टू दोज कासिंग प्रॉब्लम। ठीक है जी, एंटागोनिस्ट जो बेसिकली कहते हैं मुखालफत को, ठीक है, मुखालफत या किसी भी चीज़ को डिनाई करना, उसको अपोज करना। तो मॉन्स्टर ने जो है वो ये मेथड मेंटली जो डिस्टर्ब इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया था। उनको जो है उनके थॉट्स को स्ट्रेंथन किया जाता था, यानी वो जो उनकी मुखालफत करते हैं, उनके मुखालिफ जो ख़यालात होते हैं, बाज़ दफ़ा इंसान के जब कोई काम करता है उसके मुखालिफ एक ख़याल होता है जो जहन में बार बार डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो उसको एंटागोनिस्टिक थॉट कहा जाता है। तो उसके लिए मेथड जो रेसिप्रोकल एंटागोनिज्म, यानी उनके मुखालिफ भी जो कुछ ख़यालात तरतीब दिए और उसके ज़रिए से लोगों का मॉन्स्टरबर्ग ने ट्रीटमेंट किया। तो जॉर्ज जॉन रोमनीस 1848-1894 फर्स्ट टू फॉलो डार्विन्स लीड एंड स्टडी एनिमल बिहेवियर। ठीक है जी, तो रोमनीस जो थे उनके जो रिसर्च थी वो वेरी सब्जेक्टिव थी, हाउएवर एंड रिलाइड हेविली ऑन एनेक्डोटल एविडेंस। ठीक है जी, इन्होंने एनेक्डोटल एविडेंस के ऊपर काम किया। एनेक्डोटल किसी भी चीज़ को कहानी की शक्ल में, ठीक है ना, कहानी की, जैसे हमारे जो बड़े बूढ़े थे, माइयाँ नानी हमारी या दादी जो कहानियाँ सुनाया करती थी, और इस तरह से वो उन चीज़ों को एविडेंसेस को कहानियों की शक्ल में बताया जाता था। तो इसको यूज़ किया था जी रोमनीस ने। और इसको तो थॉर्नडाइक जी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक 1874-1949 इनका पीरियड था, और इनका जो इन्होंने ट्रांजिशन मार्क्स की थी बिटवीन द स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म एंड बिहेवियरिज्म के अंदर। तो थॉर्नडाइक ने बेसिकली कंक्लूड किया था अपने ऑब्जेक्टिव जो उसके एनिमल रिसर्च थी, जो कि लर्निंग किस तरह से अकर होती है। तो उसने कहा था ग्रेजुअली अकर होती है, इंडिपेंडेंट अकर होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इज़ द सेम फॉर ऑल मैमल्स। तो तमाम मैमल्स के लिए ये सेम होती है। इनके जो फाइनल थ्योरी थी लर्निंग की वो थी प्रैक्टिस अलोन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द एसोसिएशन, इन न्यूरल बॉन्ड के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं था, और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो स्ट्रेंथन करते हैं एक एसोसिएशन को, बट नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं डोंट वीकन इट, उसको कमज़ोर नहीं करते। ये हमने पहले भी इस चीज़ का
ज़िक्र किया। तो थॉर्नडाइक का यहाँ पे थॉर्नडाइक का बार बार इसलिए ज़िक्र हो रहा है फंक्शनलिज्म के अंदर कि उन्होंने कॉन्शियसनेस के ऊपर बात की थी, कॉन्शियसनेस के फंक्शंस के ऊपर बात की थी। तो यहाँ पर इसलिए फंक्शनलिज्म के अंदर भी, और इसीलिए देखें यहाँ पे कि जो इन्होंने एक मार्क्स द ट्रांजिशन बिटवीन द स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म एंड बिहेवियरिज्म, ठीक है जी, उनके दरमियान एक बाकायदा एक जो है वो उन्होंने ट्रांजिशन मार्क की। तो दूसरा अगला जो नाम आता है मार्गरेट फ्लोय वॉशबर्न का आता है। ये फर्स्ट वोमेन थी जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री साइकोलॉजी में हासिल की। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेम ऑफ द फर्स्ट वोमेन हु अटेंड द डॉक्टरेट डिग्री इन साइकोलॉजी, तो वो आपने नाम किसका है जी, मार्गरेट फ्लोय वॉशबर्न जो था। और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट थी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की, 1921 में बनी। पहले का भी हम जिक्र कर चुके हैं। इन्होंने जी मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था कंपैरेटिव साइकोलॉजी के अंदर। इन्होंने स्टडी किया एनिमल बिहेवियर को कंट्रोल कंडीशंस के अंदर, ठीक है जी, और इन्होंने ऑब्जर्व्ड जो बिहेवियर था उसको ज़रूरी वो कहा कि उसको जो है वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। ये था हमारा आज का पहला लेक्चर फंक्शनलिज्म के हवाले से। इसमें बहुत से हमने, पहले तो हम फंक्शनलिज्म में जॉन डेवी को, विलियम जेम्स का ही नाम सुनते थे। आज हमने बहुत सारे लोगों का इसमें ज़िक्र किया, उनकी कंट्रीब्यूशंस का ज़िक्र किया, उनकी थेरीज़ का ज़िक्र किया, बहुत सारी चीज़ें। तो उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आपके लिए आज के लेक्चर में नई होंगी। जैसे मैंने पहले आपसे वादा किया था कि हम बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे जो हमारे नॉलेज से नहीं गुजरी, जो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं रही। तो हम इंशाल्लाह इन साइकोलॉजी की डेप्थ में जाएंगे, बड़े आसान अंदाज में, सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप इन पे फोकस कीजिएगा, इनको ज़रूर याद, जो जिन चीज़ों का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मैं उनको लेक्चर में ही आपके सामने हाईलाइट करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, ताकि आप बेहतर अंदाज में उनको समझ सको और उनको नोट कर सको। इन चीज़ों को अपना एक रजिस्टर बना लें, अलहदा से एक हैंडआउट्स बना, उनमें आप इन पॉइंट्स को, जो मैं चीज़ें हाईलाइट करता हूँ कि फ़लाँ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके आप पॉइंट्स बनाते जाएं तमाम लेक्चर्स के। उसके ऊपर हेडिंग दे लें, फंक्शनलिज्म दे लें, उसके नीचे तमाम पॉइंट्स को लिखते जाएं। वो बार बार आपको जो है वो उनका रिवीजन कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके जहन से बोलती हैं वो फिर से आप जो है इसमें से लेक्चर में से नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दूसरे लेक्चर के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ नसीब फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।